जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेटो की फिलॉसफी के ऊपर। प्लेटो के वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जो कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के यदि आप स्टूडेंट हैं, और वाकई में यदि आप जो है किसी भी के स्टूडेंट हो या ना हो, लेकिन आपको ये जो प्लेटो, जो कि आप जानते हैं सुकरातिक ट्रेडिशन यानी कि सुकरात की परंपरा में ही प्लेटो, अरिस्टोटल, इस प्रकार के लोग आते हैं, महान दार्शनिक दुनिया के माने जाते हैं इनको, और इनकी दर्शन से यानी कि इनकी फिलॉसफी से मैं आपको परिचय रूबरू कराऊंगा इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे लेक्चर अपने इस चैनल पे ला चुका हूं, जिसमें मैंने प्लेटो का तो ये है ही, मैं इससे पहले सुकरात और मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, और ऐसे करते करते मैं कई सारे लेक्चर्स जो है इस चैनल पे डाल चुका हूं। यदि आपको वो देखने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पे चेकआउट कीजिए, वहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस के कम से कम 50 लेक्चर मिल जाएंगे। और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही नहीं, बल्कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ऐसे और इस प्रकार से आपको जितने भी, यदि आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो आपको जो है इस प्रकार के लेक्चर्स मिल जाएंगे। घंटों का कंटेंट हमारे चैनल पर पड़ा रखा है। तो चलिए प्लेटो की शुरुआत कर लेते हैं। तो प्लेटो का, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने वीडियो में सुकरात को डिस्कस कर चुका हूं। सुकरात के जो पॉलिटिकल थॉट हैं उनको मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमारे दूसरे जो फिलोसफर हैं उनका नाम है प्लेटो। प्लेटो का जन्म आप सभी जानते हैं 428 से 348 बीसी तक के बीच में हुआ। और इनके विचारों को आपको जरूर समझना चाहिए, क्योंकि विचार ही होते हैं, तो विचार जब तक आप नहीं सुनते हो तब तक आपके विचारों में गहराई नहीं आती। तो चलिए इनकी गहराई को समझते हैं और जानते हैं, अपने दिमाग के बुल्ट को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर उनके जो विचार हैं वो क्यों इतने क्रांतिकारी माने जाते हैं, क्यों ये इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर अक्सर छाए रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्लेटो को जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहा जाता है। जैसे जो सुकरात थे, सुकरात बिलीव करते थे कि एक अच्छी लाइफ को कैसे जिया जाए, ऐसे ही जो प्लेटो के विचार हैं वो अच्छी लाइफ के बारे में नहीं है। प्लेटो के जो विचार हैं वो इस पे हैं कि एक आइडल स्टेट यानी कि एक अच्छा स्टेट कैसे फार्म किया जाए। मतलब जो सुकरात था वो ये मैं गलत बोल गया हूँ, जो सुकरात थे, ठीक है, मैं पिछली बार मैं भी गलत बोल गया था, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। मेरा ऐसा कोई इंटेंशनल नहीं होता है, गलती से निकल जाता है बोलते बोलते, जो कि मैं जल्दी बोलता हूँ। तो जो सुकरात थे उनके जो विचार हैं, उनके विचार क्या थे, उनका ये मानना था, उनका जो चिंता का सबब था ये था कि एक अच्छी लाइफ को कैसे जिया जाए। लेकिन जो प्लेटो हैं, प्लेटो चूँकि उन्हीं के शिष्य हैं, और प्लेटो जो है अपने गुरु के ही यानी कि सुकरात के ही क्रिटिक्स हैं, आलोचना करने वाले हैं। तो इन्होंने जो है, इनका जो मेन ध्यान है वो किसी व्यक्ति को अच्छा बनाने पे नहीं है, इनका ध्यान है एक स्टेट को कैसे अच्छा बनाया जाए। यानी कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स थिंग्स दैट, यानी कि वो क्या चीज़ें हैं जो एक स्टेट को अच्छा बनाती हैं, यानी कि एक आइडल स्टेट बनाती हैं। तो सबसे पहले इनका अगर बात किया जाए तो प्लेटो जो है वो इमेजिनेटिव, रोमांटिक एंड बहुत यूटोपियन थिंकर हैं, और ये आइडलिस्ट थिंकर हैं। अब मैं आपको कुछ जो है टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर कर देता हूँ। आइडलिस्ट का मतलब ये होता है कि जिसका जो है पॉलिटिक्स और एथिक्स को जो है सेपरेट नहीं करता है, मतलब जो ये मानता है कि पॉलिटिक्स और एथिक्स को अलग अलग नहीं करना चाहिए, यानी कि अलग अलग नहीं करना चाहिए, तो उनको हम कहते हैं आइडलिस्ट। यानी कि जो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मैकियावेली टाइप के। मैकियावेली क्या करते हैं कि मतलब जो है आपको विजय करना ही करना है, चाहे वो किस प्रकार से साम दाम दंड भेद, जो भी जो है आपको राजनीतिक कुछ भी करके कुल मिला के जीत चाहिए। तो ऐसे मैकियावेली टाइप के लोग होते हैं, ये आइडलिस्ट नहीं होते हैं, ये जो है अलग कैटेगरी में आते हैं। तो जो आइडलिस्ट होते हैं उनका ये मानना है कि पॉलिटिक्स आप कीजिए, लेकिन पॉलिटिक्स में एथिक्स को मत भूलिए, यानी कि नीति शास्त्र को मत भूलिए अपनी राजनीति चमकाते टाइम। हालांकि ऐसे जो विचारक होते हैं उनको हम आइडलिस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे आपके हो गए सुकरात, जैसे आपके हो गए प्लेटो। कुछ होते हैं मैटरलिस्ट ऐसा मानते हैं कि आइडलिस्ट जो होते हैं वो आइडिया के बल पे बनते हैं। जैसे सुकरात हो गए, प्लेटो हो गए, इनके पास एक आइडिया है, ये एक आइडिया दुनिया को देते हैं और दुनिया को ये समझाते हैं कि आइडिया बहुत बड़ा होता है, विचार जो आइडिया है वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन जो कुछ मैटरलिस्ट होते हैं, मैटरलिस्ट ये कहते हैं कि आइडिया एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है, यानी कि फॉल्स, ये झूठा एक जो है आइडिया और विचार और दुनिया का जो तुम फैला रखे हो जाल, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तो है तुम बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को करते हो, और जो है जो अपने से छोटी क्लास का लोग है उसको जो है तुम एक्सप्लॉइट करने के लिए आइडिया और दुनिया का जो है मनगढ़ंत कहानी बना के रखते हुए हो। ऐसे लोगों को हम कहते हैं मैटरलिस्ट, और जिसमें आते हैं आपके कार्ल मार्क्स। दूसरा अगर बात किया जाए तो कुछ लोग होते हैं रियलिस्ट।
रियलिस्ट वो होते हैं जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स कोई एथिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स का एक ही खेल होता है और वो है जीतना, यानी कि आपको विजय करके ही आना पड़ेगा। और पॉलिटिक्स में कोई नीति शास्त्र नहीं होती है, राजनीति की एक ही नीति होती है, वो है सिर्फ राजनीति, जीत तय होनी चाहिए। और पॉलिटिक्स में कोई भी नीति शास्त्र जो है वो जिम्मेदार नहीं होता है। और ऐसी सोच रखने वालों को हम रियलिस्ट की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे हमारे हो गए मैकियावेली, जैसे हमारे हो गए थॉमस हॉब्स। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात करें तो प्लेटो का कंसर्न क्या था। प्लेटो जो एक विचारक के तौर पे, प्लेटो के दिमाग में ये सारे विचार आखिर आए कहाँ से। तो मैं आपको बता दूं कि एथेंस जहाँ पे जो है प्लेटो जन्मे थे, सॉरी जन्मे नहीं, जहाँ पे प्लेटो का कंसर्न है वो एथेंस को लेकर के है, क्योंकि एथेंस जो है स्पार्टा से हार चुका है। स्पार्टा से हारा क्यों, तो उसके पीछे कहानी ये है कि स्पार्टा जो है वो अत्यधिक जो है इस एथेंस के लोग बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस में डूबे हुए थे। वो मनी और पावर के बीच में जो है मतलब जो है मरे जा रहे थे कि हमें मनी चाहिए, पावर चाहिए। अब भैया मनी और पावर दुनिया में जो लिमिटेड है, यानी कि सभी को मनी और पावर चाहिए, मनी पावर सबको थोड़ा ना मिल सकती है। यानी कि जो एथेंस के लोग थे वो सभी जो है मनी और पावर के जो ऊपर थे, फूल रहे थे कि सबको जो है मनी चाहिए, पावर चाहिए। लेकिन प्लेटो का ऐसा मानना है कि आप लोग ऐसी चीज़ों के बीच में पीछे क्यों पड़े हो जो है जो आपको कभी मतलब सबको लिमिटेड है दुनिया में। आप ऐसी चीज़ों के पीछे पड़िए जो इस दुनिया में अनलिमिटेड है, जैसे नॉलेज, कैरेक्टर, ब्यूटी, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो है इस दुनिया में अनलिमिटेड हैं, आपको इनके पीछे पड़ना चाहिए। लेकिन एथेंस के जो लोग थे वो स्पार्टा से इसलिए हार गए थे क्योंकि जो एथेंस के लोग थे वो मनी और पावर के पीछे पड़े हुए थे। और यही जो उनकी अज्ञानता है, यही जो उनकी इग्नोरेंस है, उनकी हार का कारण बनी। तो प्लेटो ये चाहते थे कि आखिर ये करप्शन, ये भ्रष्टाचार, ये जो एथेंस के लोगों की जो ये मानसिक सोच है, इसको सोच को कैसे बदला जाए, उनके विचारों को कैसे बदला जाए। तो इसी को क्रम को जारी रखते हुए प्लेटो ने दुनिया के सबसे महान विचार दे डाले, जिनका मैं डिस्कस अभी आगे करने वाला हूँ वीडियो में। तो प्लेटो का ऐसा मानना था कि हमें जो है एक ऐसा स्टेट बनाना चाहिए और इस स्टेट को रूल करने वाला एक ऐसा रूलर बनाना चाहिए जो मनी और पावर के पीछे ना भागे। इसके लिए वो कॉन्सेप्ट देते हैं फिलॉसफर किंग का। फिलॉसफर मतलब दार्शनिक किंग। अब ये दर्शन का किंग होगा कैसा, उस पर भी चलिए आगे मैं बात करूँगा। अब सवाल ये है कि सर प्लेटो की जो मेथडोलॉजी है, यानी कि प्लेटो के जो विचार हैं वो उसमें मेथडोलॉजी आई कहाँ से। तो मैं आपको बता दूं उस समय जो है जो प्लेटो के ऊपर जो बहुत ज़्यादा प्रभाव किन्हीं व्यक्तियों का रहा, उनमें सबसे पहला नाम आता है सुकरात का। सुकरात, चूँकि मैं आपको पिछला अगर वीडियो अगर आप देख के आए होंगे लेक्चर नंबर 1, तो उसमें जो है आपने देखा होगा कि सुकरात में मैंने बताया था कि सुकरात ने डायलेक्टिक्स, थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड डायलेक्टिक्स की खोज डाली थी। यानी कि सही ज्ञान का पता कैसे लगाया जाए, सुकरात ने पहले बता दिया था। इन्होंने जस्ट उसी चीज़ का प्रयोग किया है, यानी कि सुकरात के जो थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड डायलेक्टिक्स का प्रयोग इन्होंने अपनी थ्योरी में भी किया है। यानी कि सुकरात का इनके ऊपर प्रभाव है क्योंकि ये इनके गुरु भी है। दूसरा अगर देखा जाए तो पाइथागोरस उस समय जो है आ चुके थे और पाइथागोरस ने बताया था कि ये दुनिया जो है मैथमेटिकल प्रिंसिपल पे चलती है और उन्होंने थ्योरी ऑफ सॉल भी दिए थे, यानी कि आत्मा की थ्योरी भी दी थी। अगला देखा जाए तो इनके ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है वो रहा है तीसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है हेराक्लिटस, यानी कि इनका भी जो है इनके ऊपर बहुत प्रभाव रहा है। आखिर इनका प्रभाव क्या रहा है, तो इन्होंने एक लाइन कही थी हेराक्लिटस ने कि नो मैन एवर स्टेप्स इन द सेम रिवर ट्वाइस, फॉर इट्स नॉट द सेम रिवर एंड ही इज नॉट द सेम मैन। मतलब अब मैं आपको ये लाइन जो अभी मैंने बोली है ना हेराक्लिटस की, यही यूपीएससी में ऐसे में पूछी जा चुकी है। आप सर्च कर लीजिएगा, उसमें ऐसे में क्या आया था कि अ मैन कैन नेवर स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, बिल्कुल सेम ऐसे आया है और वही मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये हेराक्लिटस की जो लाइन है वो कहती है कि एक व्यक्ति एक नदी में दोबारा नहीं उतर सकता है। आप कहोगे एक व्यक्ति एक नदी में दोबारा नहीं उतर सकता, इसका मतलब क्या, क्योंकि नदी एक फ्लो है, नदी का फ्लो जो है वो बढ़ता जाता है, नदी अपने पार्टिकल को मोमेंट्रीनेस के द्वारा आगे बढ़ाती चली जाती है और अगर आप दोबारा उसमें उतरोगे भी तो आप वो व्यक्ति भी नहीं होगे। मतलब बात को समझिए, नदी जा रही है, आप अगर दोबारा उसमें उतरोगे भी तो आप वो व्यक्ति थोड़ी ना रहे, आपकी उम्र थोड़ी सी बढ़ चुकी है। यानी कि जो है कहने का तात्पर्य इनका कुल मिला के ये है कि आप एक नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हो, या तो नदी भाग जाएगी या तो आप भाग जाओगे, या तो आपका मेंटल जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो फिजिकल लेवल आपका बढ़ जाएगा, यानी कि कुछ तो चेंज होगा। मतलब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर आप चाहो कि बिना टाइम लिए चला जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हेराक्लिटस नाम के व्यक्ति हैं, इनका भी जो है प्लेटो की जो विचार हैं उनके ऊपर प्रभाव रहा है। अगले व्यक्ति हैं पैरामेंडिज। पैरामेंडिज कहते हैं कंटिन्यूटी परमानेंस इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी कि कंटिन्यूटी यानी कि लगातार क्रमबद्धता, ये भी जो है यानी कि परमानेंसी
जो है इस संसार का सार्वत्रिक सत्य है, यानी कि ये जो है एक जो है कह लीजिए एक प्रॉपर्टी, यानी कि एक जो है गुण है इस संसार का कि ये निरंतर जो है कंटिन्यू अपने आप को बनाए रखता है। तो ये 4 व्यक्ति थे, मैंने आपको बताया, सुकरात, पाइथागोरस, हेराक्लिटस और दो है पार्मेनिडेस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि प्लेटो ने थ्योरी ऑफ सोल क्या दिया, जिसको हम मिथ ऑफ लीजेंड भी कहते हैं, मिथ ऑफ मेटल्स भी कहते हैं। क्या दिया इन्होंने? ये कहा कि व्हेन अवर फिजिकल बॉडी एंड्स, सोल डज नॉट एंड, इट गोज बैक टू द एंड किंगडम ऑफ गॉड। ये कह रहे हैं कि जब हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो हमारी जो आत्मा है वो किंगडम ऑफ गॉड में जाती है। कौन सा किंगडम? ध्यान से समझिए, किंगडम ऑफ गॉड में जाती है, मतलब भगवान का जो दुनिया है वहाँ पे जाती है। अब वहाँ पे देखने को क्या मिलता है? वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो किंगडम ऑफ गॉड है, जो भगवान की दुनिया है, वहाँ पे जो है बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हमको देखने को मिलते हैं। मतलब अभी तक जो हम ये दुनिया में देख रहे थे ये सब वर्ल्डली थिंग्स थी। मतलब हम सब जो ये दुनिया में भी देख रहे थे ये सब मोह माया था, यानी कि सब इल्यूजन था, ये सब धोखा था, फर्जी था। ये कहते हैं कि जब हमारी आत्मा यानी कि हमारा शरीर जब मर जाता है तो हमारी आत्मा यानी कि सोल जो है वो किंगडम ऑफ गॉड में जाती है। वहाँ पर जब हम जो है देखते हैं कि एक परफेक्ट सोल कैसी होनी चाहिए, हम वहाँ पे जाकर के जो है पूरा देखते हैं किंगडम ऑफ गॉड में कि एक परफेक्ट सोल कैसी होनी चाहिए। तब हम समझते हैं कि अच्छा, किंगडम ऑफ गॉड में मतलब रियल जो हमारा पर्पज है ज़िंदगी में वो ये है, और हम सब ये जो है वर्ल्डली थिंग्स में यानी कि जो दुनिया की मोह माया की चीज़ें उनमें सब में फंसे हुए थे। तब हम उसको जो है वहाँ पे सब कुछ देखते हैं और वहाँ पे जो है हम उसको कलेक्ट करते हैं अपनी आत्मा के अंदर, और दोबारा जो है हम वापस इस दुनिया में आते हैं। और आने के बाद अब चूंकि हर व्यक्ति एकदम सिंपल सा तो नहीं होता, हर व्यक्ति अलग अलग कैटेगरी का होता है, और उसको जो उसने वहाँ पे देखा उसको इस धरती पे अगर स्थापित करना है तो उसको स्थापित करने के लिए उस व्यक्ति की जो आत्मा है उसके पास होना चाहिए रीजन। मतलब ये है कि देखिए, मरने के बाद हर व्यक्ति देखिए भगवान के यहाँ जाता है, किंगडम ऑफ गॉड में जाता है, वहाँ पे वो रियलिटी देखता है कि आखिर सत्य है क्या, और हम ये दुनिया की मोह माया में फंसे हुए थे। अब सवाल ये है कि जो आत्मा वहाँ पे गई है उसने सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो की, अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ से कलेक्ट तो की, लेकिन सवाल ये है कि जब वहाँ पे नया जन्म लेकर के धरती पे आएगी तो उसका जो वहाँ से सीख के आई है उसको यहाँ पे किंगडम ऑफ गॉड कैसे बनाएगी? मतलब किंगडम ऑफ गॉड को धरती पे किंगडम ऑफ गॉड कैसे व्यक्ति बनाएगा, वो आत्मा कैसे बनाएगी? तो इसके लिए सारे शरीर तो सेम होते नहीं है, सबका जो है अलग अलग इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, हर कोई कम बुद्धिमान होता है, कोई ज़्यादा बुद्धिमान होता है। लेकिन ये जो गॉड का किंगडम ऑफ गॉड है उसको जो देख कर आया है उसको यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि व्यक्ति भूल भी जाता है। तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक व्यक्ति के पास होना चाहिए रीजन। मतलब जो ये किंगडम ऑफ गॉड का जो आइडिया है उसको अगर धरती पे, जैसे मतलब इस धरती को अगर यानी कि स्टेट का जो रूलर है यानी कि जो शासक है किसी देश का, वो अगर उसको इंप्लीमेंट करना चाहता है तो उसके पास जो पहली चीज़ होनी चाहिए वो है रीजन, तर्क करने की क्षमता। अगर ये आपके पास है, अगर आपके पास रीजन करने की क्षमता है तो वो उतने ही अच्छे ढंग से जानते तो सब हैं, मरने के बाद आए तो सब भगवान के यहाँ से हैं, लेकिन हमारे पास सबके पास रीजन सेम नहीं है। जिसके पास रीजन ज़्यादा होता है, जिसके पास सोचने की क्षमता ज़्यादा होती है, वही फिलोसफर होता है, वही जो है अच्छे से तर्क कर पाता है, वही अच्छे से सोच पाता है, यानी कि जो किंगडम ऑफ गॉड है उसको अच्छे से समझ पाता है, उसको अच्छे से कॉम्प्रीहेंड यहाँ पे कर पाता है और उसको इम्प्लीमेंट कर पाता है। यानी कि जो अच्छा तर्क, जो अच्छा रीजन, जो अच्छा जो है ये सारी चीज़ें कर लेगा वही किंगडम ऑफ गॉड को धरती पे एस्टैब्लिश कर पाएगा। अब सवाल ये है कि सर ये तो शासक बनाने वाली बात हो गई, यानी कि कोई राजा बनेगा, यानी कि किसी देश को चलाने वाले व्यक्ति की बात हो रही है कि कौन बनाया जाए। तो बनाने का फार्मूला मिल गया, जिसके पास रीजन हो, जिसके पास तर्क हो, जिसके पास सोचने की क्षमता हो, जिसके पास साइंस, जिसके पास तर्क करने की, रीजन करने की क्षमता हो, वही तो गॉड के आइडिया को जो देख कर आया उसको इंप्लीमेंट कर पाएगा आपके देश में। तो देखिए कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट जो है प्लेटो ने दिया है कि जो राजा होना चाहिए यानी कि जो प्रजा का मालिक होना चाहिए, यानी कि जो किसी भी देश का, कंट्री का जो मालिक होना चाहिए, यानी कि जो शासन या सत्ता को चलाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वो रीजन का मैन होना चाहिए, यानी कि मैन ऑफ रीजन, यानी कि तर्क करने की उसके पास क्षमता होनी चाहिए। अगर उसके पास ये नहीं है तो वो जो है राजा बनने की योग्य नहीं है, क्योंकि वो गॉड के जो आइडिया है, जो किंगडम ऑफ गॉड का जो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा और यहाँ पे जो है एक आइडल स्टेट का निर्माण नहीं कर पाएगा, ऐसा प्लेटो का मानना है। अब प्लेटो ने ये भी कहा है कि एक स्टेट को आइडल स्टेट बनाने के लिए हमें चाहिए होता है आइडिया, और ये आइडिया देगा एक फिलोसफर किंग। और फिलोसफर किंग कौन होगा? फिलोसफर किंग वही होगा जिसके पास रीजन हो, जिस व्यक्ति में रीजन डोमिनेट करता हो, यानी कि तर्क, यानी कि कारण डोमिनेट करता हो, वही जो है व्यक्ति इस दुनिया में जो है आइडल स्टेट को निर्माण कर सकता है। अगला ये कह रहे हैं कि मैटर क्या होता है, और मैटर के साथ साथ
ये कह रहे हैं कि आइडिया क्या होता है। तो इनका ऐसा मानना है कि मैटर जो होता है वो फिजिकली होता है। जैसे हम जो अपनी आँख, अपने नाक, कान, मुंह या सेंस ऑर्गन से जो भी हम इस दुनिया में समझते हैं, वो सारी चीज़ें जो है मैटर की कैटेगरी में आती हैं। जबकि ये कहते हैं कि जो मैटर होता है, मैटर जो है चेंज होता रहता है। मतलब आज मैं हूँ तो मैं कल ये नहीं रहूँगा। मतलब इसी बात भगवद गीता में भी ये कहा गया है कि मैं जो बचपन में था वो बड़ा होकर नहीं रहूँगा, जो बड़ा था वो फिर, मतलब इस तरीके से कालक्रमबद्ध चलता रहता है। यानी कि मैटर परमानेंट चेंज होता रहता है। लेकिन जो आइडिया है, आइडिया सर्वत्र रहता है, यानी कि सदैव रहता है, परमानेंट रहता है। जो गॉड का आइडिया है, जो किंगडम ऑफ गॉड का आइडिया, ये परफेक्ट है और इस दुनिया में सदैव रहेगा। और ये वर्ल्ड ऑफ गॉड से बिलोंग करता है। मतलब हम सब वर्ल्ड ऑफ गॉड से नहीं बिलोंग करते हैं। जो आइडिया है वो परमानेंट रहता है। जो आइडिया है, और आइडिया देगा कौन? ये देगा मैन ऑफ रीजन, यानी कि जो रीजन का व्यक्ति होगा, जिसमें तर्क करने की क्षमता होगी, वही जो है ये वर्ल्ड ऑफ गॉड को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकता है। वो आइडिया परमानेंट होता है, मैटर परमानेंट नहीं होता है। और ये भी कह रहा है कि मैटर जो है वो इसी वर्ल्ड को बिलोंग करता है, जबकि आइडिया जो है वो भगवान के दुनिया से आता है और भगवान की दुनिया से बिलोंग करता है, यानी कि गॉड के किंगडम से बिलोंग करता है। जो आइडिया होता है, आइडिया परमानेंट होता है। साथ ही मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि सुकरात और सोफिस्ट के बीच में कुछ टकरारें भी थीं। ये सोफिस्ट कौन थे? सोफिस्ट जो है ये कहते थे कि दुनिया में जो है अगर आपको जो है आपका दो ही कर्तव्य होना चाहिए, पहला मनी और दूसरा पावर के पीछे भागो। यानी कि सोफिस्ट का मतलब होता है, ये टर्म जो है सोफिज्म, ये ग्रीक ये जो है वर्ड आया है सोफिया से, जिसका मतलब होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। अब जो ये सोफिस्ट हैं, सोफिस्ट क्या होते हैं? ये सुकरात के ही ट्रेडिशन में, सुकरात के ही अपोजिट थे, जो ये कहते थे कि दुनिया में मनी और पावर के पीछे भागना चाहिए हर व्यक्ति को, और यही जो है गुड लाइफ का सोर्स है। और एक पॉलिटिकल व्यक्ति का काम है कि वो जो है ओरेटरी हो, यानी कि उसके बोलने की जो क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए, स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और पब्लिक के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। ऐसा सोफिस्ट का मानना है। सुकरात का ऐसा मानना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर की ये नहीं है कि वो जो है कि स्टूडेंट उससे क्या सुनना चाहते हैं, बल्कि एक टीचर की स्टूडेंट के प्रति ये जिम्मेदारी है कि वो उन्हें क्या सुनाए जिससे उनकी लाइफ जो है अच्छी बने। तो ऐसा जो है इनका मानना है। और इनका कहना है कि सिर्फ पावर या सत्ता में आना ही जो है किसी भी व्यक्ति का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति की कुछ ड्यूटी भी होती हैं जिनको उनको निर्वहन करना चाहिए। दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं सोफिस्ट कि मनी ही जो है दुनिया का सोर्स है और यही जो है अच्छी लाइफ जिया सकता है। लेकिन इसको जो है नकार देते हैं प्लेटो, और कहते हैं कि ये जो है सब अज्ञानों वाली बातें हैं कि मनी इस दुनिया का सोर्स है और ये गुड लाइफ को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है। साथ ही में जो है एक कहानी प्लेटो की बहुत फेमस है जिसका नाम है एलिगेरी ऑफ केव, और इसकी अगर बात ना हो तो फिर वीडियो बनाना ही बेकार है। तो एलिगेरी ऑफ केव में होता क्या है, ये प्लेटो बहुत अच्छे से समझाते हैं कि आइडिया आखिर है क्या, और क्या जो है मतलब ये वर्ल्ड जो है दुनिया का धोखा कैसे है। तो इस चीज़ को आपको ज़रा समझना पड़ेगा। एलिगेरी ऑफ केव में होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक गुफा थी, एक गुफा में कुछ लोग जो है दीवार की ओर मुंह करके खड़े हुए थे, यानी कि मैं ऐसे खड़े हो जाऊं दीवार की ओर मुंह करके। होता क्या था कि जो व्यक्ति गुफा में दीवार की ओर मुंह करके अंदर की ओर खड़े हुए थे, उनके लाइट जल रही थी पीछे, मतलब आग जल रही होगी। तो जब भी कोई व्यक्ति निकलता था तो उनकी जो है पीछे साइड की ओर इस ओर जो है लाइट बनती थी, मतलब रिफ्लेक्शन बनती थी, उसकी जो है प्रतिबिंब बनता था। तो लोग समझते थे कि अच्छा मतलब जो है ये कुछ व्यक्ति जो है मतलब ये निकल रहे हैं, समझे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो जो लोग बंधे थे पीछे जो इस ओर देख रहे थे, उनमें से एक की रस्सी टूट जाती है, और रस्सी जैसे उसकी टूटती है तो गुफा से बाहर आता है, और गुफा से जब बाहर आता है तो उसको पता चलता है कि जो इस व्यक्ति की प्रतिबिंब आप या रिफ्लेक्शन आप उसमें दीवार में देख रहे थे, आग की लपट में जो रिफ्लेक्शन आपको दिख रही थी, वो दरअसल असली थे ही नहीं। वो दरअसल एक रिफ्लेक्शन, एक प्रतिबिंब था जो नकली लोगों का था, यानी कि लोग पीछे असली थे और उन्हीं का प्रतिबिंब पीछे बन रहा था। हम तो सच्चाई इसको माने बैठे थे जो दीवार में बन रही थी, रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब के फलस्वरूप, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। जब वो व्यक्ति रस्सी बांध करके बाहर आता है, जब देखता, रस्सी खोल करके बाहर आता है, दुनिया को जब देखता है तो कहता है कि वाह, मतलब दुनिया कितनी सुंदर है, और हम जो देख रहे थे आज तक प्रतिबिंब देख रहे थे। यानी कि हम कितने अज्ञानी थे, हम कितने इग्नोरेंट थे, हम किसको सच्चाई मानते थे, सच्चाई क्या निकली। और जब वो व्यक्ति वापस लौटता है, कहता है कि भैया तुम लोग भी देखो चले और देखो, हम तुम्हें रियलिटी दिखाते हैं कि क्या आखिर सच्चाई हो, क्या तुम सच मानते हो। लेकिन जब वो वापस लौटता है तो वो लोग जाने को तैयार ही नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि जो मैं देख रहा हूँ वही सच है और तुम मैं बेवकूफ़ ना बनाओ। लेकिन यही एक काम टीचर का होता है, एक शिक्षक का होता है, कि वो जो है जो व्यक्ति
अज्ञानता के उसमें जाल में फंसा हुआ है, जो इग्नोरेंस में फंसा हुआ है, उसको खोल करके बाहर ले जाए और उसको पुश करे, क्योंकि वो लोग बाहर आने को तैयार नहीं है। वो जो झूठी सच्चाई है, यानी कि जो फॉल्स जो कॉन्शियसनेस डेवलप की गई है, जो ये पीछे की ओर जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, मतलब जो प्रतिबिंब को वो सच माने बैठे थे और उसको निगलेक्ट करते हैं कि नहीं तुम जो है झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं करूँगा। बस यही तो दुनिया है। दुनिया सच जो है किसी दूसरी चीज़ को मान लेती है, लेकिन रियलिटी कुछ अलग होती है। और यही जो है एलिगेरी ऑफ केव जो है प्लेटो की कहानी है। और ये जो है एग्जाम्पल वो देते हैं कि जो ये दुनिया का जो तुम ढोंग देखते हो, ये वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन है जस्ट, और किंगडम ऑफ गॉड ही एक जो है परफेक्ट चीज़ है जिसको जो है आपको देखना चाहिए। तो ये जो थी एलिगेरी ऑफ केव, आपको समझ आया होगा कि कैसे छाया को लोग यानी कि शैडो को लोग जो है सही मान लिए, और जो रियलिटी थी वो तो बाहर को चल गई थी। और जब उसने बताना चाहा तो लोगों ने बाहर आना भी नहीं उचित समझा, क्योंकि वो मानते थे कि जो मैं मानता हूँ वो सत्य है, समझे। तो ये चीज़ थी। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो प्लेटो कहते हैं कि अब प्लेटो की जो है मैं बात करने वाला हूँ थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर। यानी कि प्लेटो का ऐसा मानना है, अब प्लेटो की मैं जब अब डिस्कस करने जा रहा हूँ थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय का सिद्धांत। आखिर क्या जो है प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है, प्लेटो कैसे न्याय करते हैं, तो इसको जो है हम थोड़ा समझेंगे। और वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, मुझे जो है डर लग रहा है, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं। प्लेटो की जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, तो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत कुछ ऐसा है। प्लेटो कहते हैं कि हर व्यक्ति को, ये न्याय का सिद्धांत बिल्कुल वैसा ही है जैसे जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र श्रीमद् भगवद गीता, मतलब जो है जो धर्म का प्रिंसिपल जो हमारे हिंदू दर्शन में है, जो हिंदू फिलॉसफी है, उसमें जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का डिवाइडेशन किया गया है, सेम इसी प्रकार से प्लेटो ने भी जो है लोगों को डिवाइड किया है। कुछ लोग मैन ऑफ गोल्ड होते हैं, कुछ लोग मैन ऑफ सिल्वर होते हैं, कुछ लोग मैन ऑफ कॉपर होते हैं। आखिर कैसे लोग होते हैं, तो प्लेटो कहता है कि दुनिया में जो है दरअसल 3 ही प्रकार के लोग पाए जाते हैं, और उनके बीच अलग अलग प्रकार की क्वालिटी भी पाई जाती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं करेज के लोग, मतलब जिनके अंदर साहस होता है, कुछ लोग होते हैं मैन ऑफ एपेटाइट, और कुछ लोग होते हैं रीजन के व्यक्ति। मतलब प्लेटो ये कहता है कि प्लेटो की, अच्छा देखिए ये जितनी भी बातें हैं ये सब कहाँ लिखी हुई हैं, तो प्लेटो की जो मोस्ट फेमस वर्क है जो इसका नाम है द रिपब्लिक, उसमें जो है ये चीज़ें लिखी हुई हैं। प्लेटो के ऊपर इफेक्ट किसका है, तो प्लेटो के ऊपर 4 लोगों का यहाँ पे दर्शन प्लेटो की फिलॉसफी पे यहाँ पे जो जस्टिस यानी कि न्याय का जो सिद्धांत है, इस पर 4 लोगों के जो है इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव प्लेटो के ऊपर रहा है। पहला है सेफालस। सिफालस कहते हैं या सिफालस जो भी हो, फिलहाल मतलब समझो। सिफालस कहता है कि डूइंग वंस ड्यूटी एंड पेइंग वंस डेब्ट। सिफालस का मतलब ये है कि न्याय बस इतना ही है कि आप किसी की ड्यूटी करते रहें और उसका कर्ज चुकाते रहें। लेकिन सुकरात इसको काट देता है। सुकरात कहता है कि सिर्फ मतलब इतना ही नहीं होना चाहिए कि किसी की ड्यूटी को करते रहो और जो है किसी का कर्ज उतारते रहो। जैसे कोई पागल व्यक्ति है, अब पागल व्यक्ति को आप जो है कर्ज उतारोगे तो उल्टा तो उसका नुकसान कर देगा जा करके। यानी कि जो प्लेटो हैं वो इसको काट देते हैं कि सेफालस की जो आर्गूमेंट है वो कहता है कि अपनी ड्यूटी करते रहो, अपना कर्म करते रहो, यानी कि जो आप करते हो वो उस काम को करते रहो, किसी का कर्जा जो है उतारते रहो, और इससे जो है आपका जस्टिस हो जाएगा आपकी ज़िंदगी के साथ। लेकिन सुकरात क्या कहते, जो प्लेटो हैं वो क्या कहते हैं, प्लेटो कहते हैं कि आपका इतना ही काम नहीं है, क्योंकि अगर आप जो है किसी पागल व्यक्ति को हथियार दे दोगे जाकर के तो वो जो है कुछ कांड कर देगा। दूसरी ओर ये भी देखिए एक तर्क दिया जाता है कि पोल मार्कस नाम के व्यक्ति हुए, उन्होंने कहा कि बीइंग गुड टू योर फ्रेंड्स एंड एबल टू योर एनिमी, यानी कि आप अपने मित्रों के साथ अच्छे बने रहिए और दुश्मनों के साथ बुरे बने रहिए, यही न्याय है। तो प्लेटो का सीधा सा कहना है कि भैया तुम्हें ये बताओ फिर तुम्हारा दोस्त और दुश्मन है कौन, इसको डिफाइन कैसे करोगे, व्हाट इज द डेफिनेशन बिहाइंड दिस, यानी कि जो है इसमें आप बताओगे कैसे कि जो है कौन मित्र है कौन जो है दुश्मन है, और ऐसा तो नहीं है तुम्हारे दिमाग के ही सब जो है उपज हैं। तो ये बहुत तार्किक रूप से जो है प्रहार इनकी क्रिटिसाइज करते हैं जो प्लेटो हैं इनके ऊपर। तीसरा जो व्यक्ति का प्रभाव जो है इनकी फिलॉसफी के ऊपर रहा है वो है थ्रैसमी मैकस। ये कहते हैं कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग। ये बात बहुत गहरी है, हिसाब से समझिए। जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रांग, यानी कि जो न्याय होता है, न्याय जो है एक पावरफुल का हित है। मतलब न्याय की बात कौन करता है, न्याय की बात वही करता है जो पावरफुल होता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि ऐसा ना हो कि वीक लोग जो हैं वो चूँकि नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा हैं, ऐसा ना हो कि हमारा सारा जो साम्राज्य है उसको तहस नहस कर दें। जैसे अडानी अंबानी का ले लो, इनके पास ज़्यादा पैसा लोग तो है ही नहीं। तो ये जैसे मान लो जो है कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं, लेकिन जो मासेस होती हैं यानी कि जो जनता होती है बहुत ज़्यादा नंबर में होती है। तो ऐसा कह रहे हैं कि न्याय सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि बड़े लोग जो हैं, जो स्ट्रांग लोग हैं, वो अपने हितों की रक्षा कर सकें। तो ये बात कही थी थ्रैसमी मैकस ने।
नेक्स्ट चीज़ की अगर बात की जाए तो ग्लाउकान, ग्लाउकान कहते हैं कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ वीक, यानी कि कमज़ोरों के लिए न्याय बना है। मतलब सही बात है, ये बात भी हमें सही लगती है। देखिए ये सब पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, यहाँ पे जो है हर बात को सत्य मान लिया जाएगा, बस आर्गूमेंट आपके पास सही हो। यानी कि पॉलिटिकल साइंस में ये माना जाता है कि आपके पास कुछ भी इस दुनिया में करो जा करके, बस आपके पास अगर उसको जो है अगर आपको बचाने के, प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपके पास आइडिया है, तर्क हैं, तो आप किसी भी चीज़ को जो है कुछ भी उल्टा सीधा ऊट पटांग आप बोल दो जा करके और बाद में उसको निपट लिया जाएगा। बस आपके पास आर्गूमेंट होने चाहिए, इतनी सी बात है। तो ये कहते हैं कि कमज़ोरों का हित साधने के लिए न्याय बनाया गया है। चूंकि जो है कमज़ोर लोगों की कौन सुनेगा, पावरफुल लोग जो है अत्याचार करेंगे, इसलिए जो है न्याय को बनाया गया है। ये भी बात सही लगती है कि हाँ, कमज़ोरों के लिए तो बनाया गया है कि ताकि जो है राइट टू इक्वलिटी हो सके, इक्वलिटी बिफोर द लॉ हो सके और लॉ को इन्फोर्स किया जा सके, कानून के समक्ष सब बराबर हो, समता हो, समानता हो। ये सब बकवास की बातें जो है दुनिया की गई हैं। ये किसने की थी, इसके पीछे कारण था ग्लाउकान। तो ये 4 लोगों के मैंने नाम आपको बताए, सेफालस, पॉल मार्कस, थ्रासमैकस, ग्लाउकान। ये 4 व्यक्तियों का इन्फ्लुएंस प्लेटो को जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसके ऊपर रहा है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूं, आखिर प्लेटो का जस्टिस का सिद्धांत है क्या, तो प्लेटो का जस्टिस का सिद्धांत ये है कि जस्टिस एक स्वयं में एक वर्चू है। मतलब जस्टिस एक स्वयं में एक सील है। और ये जो व्यक्ति होते हैं इस दुनिया में, वो 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। मैंने आपको बताया, एक व्यक्ति होते हैं जिनमें रीजन डोमिनेट करता है, और जिनमें रीजन डोमिनेट करता है करेज और एपेटाइट के ऊपर। जैसे दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जिनमें रीजन डोमिनेट करता है, और जिनमें रीजन डोमिनेट करेगा वही राजा बनेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें राजा राजी गई तेज लेने, जिन्हें जो है सिर्फ चाहिए होता है, जिनके पास होता है करेज, और जिनके पास करेज होता है वो किसके लिए काम आते हैं, वो काम आते हैं लड़ाई लड़ाई में। मतलब मार काट जो भी युद्ध करना हो, ये करेज वाले लोग जो है उसमें काम आते हैं। और देखिए दुनिया में 3 ही प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं मैन ऑफ रीजन, जो राजा बनेंगे आगे जा करके। एक होते हैं मैन ऑफ करेज, जो साहस किनके पास होता है और जो युद्ध करते हैं जा करके। एक होते हैं मैन ऑफ एपेटाइट, जो लगे होते हैं किसमें, जो लगे होते हैं प्रोडक्शन के काम में, मतलब उत्पादन के काम में। जैसे वैश्य मान लीजिए, ब्राह्मण का काम और क्षत्रिय का काम, वैश्य का काम, ऐसे जो है इन्होंने डिवाइड कर रखा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हालांकि शब्द का प्रयोग नहीं किया है, मैं आपको बता दूं। इन्होंने मैन ऑफ रीजन को इस कैटेगरी में रखा है कि जो लोगों के पास रीजन डोमिनेट करता है करेज और एपेटाइट के ऊपर, वो लोग मैन ऑफ रीजन कहलाएंगे। कुछ लोग जो है मैन ऑफ करेज कहलाएंगे, जो सिक्योरिटी का काम करेंगे, देश की रक्षा का काम करेंगे, लड़ने में एक्सपर्ट हैं। कुछ लोग जो है मैन ऑफ एपेटाइट होते हैं, जिसका मतलब है वो प्रोडक्शन के काम में लगे होते हैं। जैसे वैसे मान लीजिए हिंदू फिलॉसफी की बात की जाए तो। और चूँकि ये जब अपना अपना काम करते हैं तो इनको जो है किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप या इंटरफियर नहीं करना चाहिए। और साथ ही में ये भी कहते हैं कि एक स्टेट में जब कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो जो है एक स्टेट अच्छे से चल सकता है। मतलब एक जैसे आज का कॉन्सेप्ट ले लीजिए ना, आज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये सारे देखो एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। हालांकि चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी है, वो बात अलग है, लेकिन इनका प्लेटो का एक ये भी मानना है कि स्टेट जो है इंटरडिपेंडेंट होता है। यानी कि स्टेट जो है इन तीनों लोगों के ऊपर चलता है, यानी कि इन तीनों लोगों की समन्वय के साथ, यानी कि कोऑर्डिनेशन के साथ ही स्टेट एक चल सकता है। अगर ये तीनों जो है सहयोग नहीं करेंगे तो जो है कि स्टेट नहीं चल सकता। यानी कि मैन ऑफ रीजन भी चाहिए, मैन ऑफ करेज भी चाहिए, मैन ऑफ एपेटाइट भी चाहिए। यानी कि सिल्वर, गोल्ड, कापर, तीनों के लोग चाहिए। गोल्ड के लोग हैं करेज वाले, नहीं गोल्ड के लोग हैं रीजन वाले, और सिल्वर के लोग हैं इसमें जो करेज वाले, और एपेटाइट के लोग हैं कापर वाले। तो इस प्रकार से प्लेटो ने जो है इसका क्लैरिफिकेशन किया कर रखा है। साथ ही में जो है ये भी कहते हैं कि पॉलिटिक्स और एथिक्स जो है एक दूसरे को ऊपर मतलब जो है अगर देखा जाए तो जस्ट सोल इज वन इन विच डोमिनेट्स ओवर करेज एंड एपेटाइट। यानी कि इस दुनिया में न्याय वही कर सकता है जो है जिसके पास रीजन हो, क्योंकि उसी के पास जो है अच्छे से समझने की क्षमता है। स्टेट डज नॉट कम आउट ऑफ रॉक, इट इन्वेस्ट इन द माइंड ऑफ पीपल लिविंग इन द स्टेट। इसका कहने का मतलब ये भी है कि स्टेट जो है ऑटोमेटिक नहीं आता है। स्टेट जो है सभी लोगों के दिमाग में बैठा होता है, और सभी लोग जब मानते हैं, यानी कि पूरे स्टेट जो होता है वो स्टेट उसके सिटीजन से मिलकर बनता है। मतलब जो उसके नागरिक होते हैं उनसे मिलकर एक स्टेट बनता है। दूसरी ओर अगर थ्योरी ऑफ एजुकेशन की बात की जाए, देखिए न्याय का सिद्धांत मैंने समझा दिया, इन्होंने 3 प्रकार के लोगों को डिवाइडेशन कर रखा है। अगला मैं बताता हूँ थ्योरी ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का सिद्धांत क्या है प्लेटो के द्वारा। प्लेटो ने किस प्रकार की शिक्षा की व्याख्या की है, तो प्लेटो ने बहुत ही मॉडर्न एजुकेशन की जो अवधारणा जो है आज से
इतने साल पहले प्रस्तुत करके चले गए। प्लेटो ने जो है एक सिस्टम बनाया जिसको कहते हैं एजुकेशन सिस्टम, और इन्होंने जो है ये जो सिस्टम बनाया, इसमें देखिए उस समय दो ही शहर बहुत फेमस थे, एक एथेंस और एक स्पार्टा, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो एथेंस में कुछ सिस्टम प्रिवलेंट था, कुछ स्पार्टा में प्रिवलेंट था। उसमें से जो क्वालिटी उनको अच्छी लगी, दोनों में से उन्होंने उठा करके एक नया सिस्टम बनाया जिसको थ्योरी ऑफ एजुकेशन हम कहते हैं। क्या इनका उद्देश्य था? इनका कहना ये था कि किसी भी महिला और पुरुष के बीच में शिक्षा लेने का अधिकार सभी को होना चाहिए, और हर सिटीजन को फ्री ऑफ कास्ट शिक्षा जो है देनी चाहिए, क्योंकि जब सिटीजन वहाँ के नागरिक शिक्षित होंगे तो एक देश अच्छे से चल सकेगा। अगर सिटीजन अनपढ़ रहेंगे तो वो देश में कहीं ना कहीं बवाल पैदा करेंगे। इसलिए हर स्टेट का कार्य है कि वो सभी को शिक्षा कंपलसरी और फ्री ऑफ कास्ट दे, और स्टेट में क्या पढ़ाया जाएगा इसका भी जो है जिम्मा स्टेट उठाए। साथ ही में इन्होंने मैथमेटिक्स, लॉजिक, मिलिट्री एजुकेशन, हर प्रकार की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। दूसरा चीज़ की देखिए, ये बात तब कही जा रही है आज से सालों पहले। आप इमेजिन करके देखिए, ऐसा बात कौन कर सकता है? महिलाओं और पुरुषों के बीच में ऐसा ना रखा जाए कि जो है किसी को एजुकेशन नहीं दी जाएगी, सबको एजुकेशन दी जाए, क्योंकि जब सिटीजन्स एजुकेटेड होंगे तो वो क्राइम कम करेंगे, क्राइम कम करेंगे तो एक स्टेट अच्छे से चल पाएगा, और इससे जो है देश का उद्धार होगा कहीं ना कहीं। फिर इन्होंने जो है प्लेटो ने एक स्कीम प्रस्तुत की एजुकेशन की, जिसको जो है उन्होंने टोटल 5 स्टेज में बांटा। मतलब एक फिलोसफर किंग कैसे बनना चाहिए ये उन्होंने बताया। जैसे पहली स्टेज थी 0 से 6 साल तक की उम्र के जो बच्चा पैदा होगा, 0 से 6 साल तक की उम्र का जो बच्चा होगा उसको जो है सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट उसका ध्यान दिया जाएगा, यानी कि उसे सिर्फ मोरल स्टोरी सुनाई जाएंगी, यानी कि कहानियाँ सिर्फ सुनाई जाएंगी ताकि उसका मोरल डेवलपमेंट हो 0 से 6 साल की उम्र तक के बच्चों का। दूसरा जो स्टेज है वो है 6 से 12 साल की उम्र तक का, 6 से 18 साल की उम्र तक का। 6 से 18 साल में जो है बच्चों को जो है जनरल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये पढ़ाई जाएगी 6 से 18 साल तक की। उसके बाद पहला फिल्टर चलेगा 18 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में होगा क्या कि जो भी एक टेस्ट लिया जाएगा, जो भी उस टेस्ट को पास कर लेंगे वो आगे प्रमोट कर दिए जाएंगे, जबकि बचे हुए लोग जो है उनको प्रोड्यूसर क्लास में भेज दिया जाएगा। प्रोड्यूसर क्लास का मतलब जिनके पास एपेटाइट है। तो 18 साल में पहला फिल्ट्रेशन हो गया, यानी कि अब 2 ही लोग बचे हैं, एक मैन ऑफ करेज और एक बचे हैं मैन ऑफ रीजन। यानी कि पहला फिल्टर हो गया, 18 साल की उम्र में टेस्ट नहीं पास कर पाया तो आपको जो है मैन ऑफ एपेटाइट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और आप जाइए। तीसरी स्टेज है 18 से 20 साल तक की। इसमें जो है आपको कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन दी जाएगी। देखिए कितने मॉडर्न थॉट तब दिए जा रहे थे। और दूसरा फिल्ट्रेशन कब होगा? दूसरा फिल्ट्रेशन होगा जो लोग जो है अब इस मिलिट्री जो टेस्ट है इसको पास कर लेंगे, वो जो है हायर लर्निंग के लिए जाएंगे 20 साल की उम्र के बाद, और जो इस टेस्ट को नहीं पास कर पाएंगे वो जो है वहाँ से मतलब जो है प्रमोट नहीं किए जाएंगे। चौथी स्टेज आती है, चौथी स्टेज है 20 से 30 साल तक की उम्र के। तो 20 से 30 साल तक की आपको पढ़ाया जाएगा ज्योमेट्री, लॉजिक और डायलेटिक्स। ये डायलेटिक्स वही वाली जो सुकरात ने दी थी। और 5वीं स्टेज में जो है 35 से 50 साल की उम्र में आपको सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, और 50 साल होते ही आप बन जाओगे फिलोसफर किंग, यानी कि राजा आप बन जाओगे। तो ये जो है कुछ एजुकेशन का फंडा, राजा बनाने की जो पूरा जो माया जाल रचा गया, ये प्लेटो के द्वारा जो है रचा गया। और प्लेटो का ये जो है सिद्धांत था एजुकेशन का, और उन्होंने ये सारा कुछ इसलिए बनाया ताकि एक फिलोसफर किंग यानी कि रूलर को ढूंढा जा सके कि राजा एक बनेगा कैसे आखिर। अब सवाल ये कि सर जो है 1-2 व्यक्ति तो फिलोसफर बनेंगे नहीं, तो बहुत सारे लोग बन जाएंगे। तो सवाल ये है कि ऐसे तो लूट खसोट मचेगी, वो कहेगा हमें राजा बनाओ, वो कहेगा हमें राजा बनाओ। तो प्लेटो का कहना है कि राजा जो है कभी राजा बनना नहीं चाहिए। मतलब एक किंग जो है वो उसको कभी भी इस चीज़ की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए कि मुझे राजा बनाया जाए। मतलब एक अच्छा राजा वही सिद्ध हो सकता है जो ये राजा बनने की इच्छा ही ना रखता हो। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्लेटो के जो विचार हैं वो थोड़े से गड़बड़ा रहे हैं। प्लेटो कह रहे हैं कि राजा का मतलब है कि जो व्यक्ति रूल करना ही ना चाहे, वो जस्ट अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दे नॉलेज के लिए, सोसाइटी के लिए। मतलब अपने ज्ञान का प्रयोग करे सोसाइटी को न्याय दिलाने में, सोसाइटी के लिए काम करने में। उसका कोई भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट उसमें नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ नॉलेज के लिए काम करे, अपना जो है सब त्याग कर दे, और वो त्याग की प्रतिमूर्ति माना जाए, ज्ञान और त्याग की। किसके लिए? ताकि जो है लोगों को उसको उससे उसके ज्ञान से, उसके जो फिलॉसफर जो विचार हैं उससे जो है लोगों को बेनिफिट पहुंच सके। दूसरा ये कहते हैं, अब जो है इनका कट्टर व्यक्ति एक पैदा हुआ है जिसका नाम है अरिस्टोटल, और ये कहता है कि प्लेटो की जो डायग्नोसिस है, यानी कि जो समस्या का निदान है वो तो सही है, लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन है वो बहुत गलत है। मतलब यही कह रहा है कि प्लेटो ने जो है राजा को करप्शन फ्री बनाने के लिए
मतलब भ्रष्टाचार कहीं राजा ना बन जाए, इसके लिए फिलोसफर किंग का तो चयन कर लिया, यानी कि उपाय तो बहुत अच्छा ढूंढा है, लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि राजा जो है उसके पास ना प्रॉपर्टी होगी, वो बिना मतलब बिना इच्छा के रूल करेगा, उसके पास ना प्रॉपर्टी होगी, ना उसके बच्चे जो है उसके पास रहेंगे, ये जो उसने बताया है ये तरीका गलत है। आप कहोगे सर कभी बताया, अभी आगे बताऊंगा। प्लेटो ने कम्युनिज्म की भी थ्योरी दे रखी है। तो प्लेटो का ये आलोचना होता है कि प्रिस्क्रिप्शन उसका बहुत गलत है, उसने डायग्नोसिस तो अच्छी की है लेकिन प्रिस्क्रिप्शन उसका गलत है, और वो जो है ह्यूमन साइकोलॉजी को इग्नोर कर देता है। कौन सी ह्यूमन साइकोलॉजी? दरअसल मनोविज्ञान ये कहती है कोई भी व्यक्ति तभी अच्छे से काम करता है जब उसका कोई इंटरेस्ट हो। अब कोई राजा भैया का है जो है सुबह सुबह तो पनौती सुनेगा कि जो है ऐसा काम काहे कर दियो और ऐसा काम काहे कर दिए, या मतलब कोई मान लो सुबह सुबह कोई समस्या लेकर तुम्हारे पास आ गया, अब तुम्हें कोई लेना देना है नहीं, तुम ज्ञान के शौकीन, तुम सिंबल ऑफ नॉलेज एंड सेक्रीफाइस, तो तुम भैया काहे उसकी बकवास सुनोगे, क्योंकि तुम्हारा कोई उसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट या कोई मनी में इंटरेस्ट या फिर कोई भी रुझान आपका क्यों उसमें जाएगा, मतलब तुम्हारा मतलब काहे इंटरेस्ट उसमें जागेगा, कोई उल्लू है क्या? तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जब उसको कोई प्रॉफिट होता है, जब उसको कुछ मिलता है तब वो काम करता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे इग्नोर कर दिया, यानी कि इसीलिए जो प्लेटो की जो प्रिस्क्रिप्शन थी वो गलत थी। डायग्नोसिस तो अच्छा किया उसने फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट दे करके, लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन सजेस्ट की वो बहुत गलत कर दी। अगला इनका कॉन्सेप्ट ये भी है कि इट इज प्रूवन फैक्ट दैट पर्सन कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क वेल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इफ ही और सी डज नॉट हैव इंटरेस्ट इन द वर्क, वी कैन थिंक ऑफ सम अदर लीगल इंस्टीट्यूशन मेजर टू डील विद द करप्शन ऑफ द रूलिंग क्लास। कहना का तात्पर्य ये है कि आपने जो फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट दे दिया है, ये इसकी जगह पे कोई लीगल इंस्टीट्यूशन भी आप बना सकते थे, और जो है तुम्हारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छा नहीं लगा। ये कौन कह रहे हैं? इनके जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं ऐसा बात। अगली जो थ्योरी प्लेटो ने दी वो दी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म क्या कहती है? थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म कहती है कि एक व्यक्ति के पास जो है वो प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। मतलब इसका कहने का तात्पर्य ये है कि प्रॉपर्टी एक फिलोसफर किंग के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का काम है एपेटाइट के लोगों का, मैन ऑफ एपेटाइट, क्योंकि उन्हीं का काम होता है प्रॉपर्टी का। तो तुम प्रॉपर्टी लेके क्या करोगे? और तुम्हारा अगर बच्चा हुआ भी जाए, यानी कि चाइल्ड जो तुम्हारा होगा उसको जो है तुमसे छीन लिया जाएगा, यानी कि जो तुम्हारा बायोलॉजिकल चाइल्ड होगा उसको तुमसे छीन लिया जाएगा और फिर उसको जो है सारे बच्चों में एक साथ मिला दिया जाएगा, ताकि तुम्हें ये ना पता लग पाए कि कौन जो है तुम्हारा बच्चा है, जिससे नेपोटिज्म की भावना ना आए। देखिए क्या कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। कॉन्सेप्ट ये दिया जा रहा है जैसे मान लो कोई राजा है, राजा का बच्चा हुआ, अब उस बच्चे को जो है बहुत सारे बच्चों के साथ जो है एकदम घुसेड़ दो जा करके, ताकि राजा को यही नहीं पता लग पाए कि कौन सा हमारा बच्चा है, ताकि वो एक जो स्पेशल एक सेलेक्टिव जो पालन पोषण करना था वो ना कर पाए और प्रजा को जो है एक समान नज़र से देखे। और ये शायद कुछ जो है आपको कॉन्सेप्ट लग रहा होगा जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ इग्नोरेंस, जो वेल ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही तो किया जाता है फिलहाल, इस पर भी मेरा लेक्चर पड़ा होगा ऑनलाइन। अगला देखिए, अगला ही कहते हैं कि मैरिज भी जो है, यानी कि जो शादी ब्याह वगैरह हैं, ये भी जो है स्टेट के द्वारा ही कंट्रोल होने चाहिए। स्टेट डिसाइड करेगा कि कौन सा व्यक्ति किसके साथ भिड़ेगा जा करके। साथ ही में जो है प्लेटो को एक फेमिनिस्ट भी माना जाता है। आप कहोगे प्लेटो और फेमिनिस्ट ऐसा कैसे हो सकता है? तो प्लेटो को फेमिनिस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि प्लेटो ने जो है स्त्रियों को आज़ाद कर दिया, मतलब पालन पोषण से उसको आज़ाद कर दिया। उन्होंने कहा कि स्टेट के कंट्रोल में रहेंगे बच्चे, यानी कि प्लेटो को, हालांकि डिबेट का मैटर है कि ऐसा कहा जाए कि ना कहा जाए, क्योंकि प्लेटो ने सिर्फ जो है बच्चों को अपने कंट्रोल में लिया था। उसने ये नहीं कहा था कि जो है महिलाएं जो है लिबरेट हो जाएंगी। हालांकि ये डिबेट का मैटर है, लेकिन ये सब माना जाता है कि बच्चों को चूँकि कंट्रोल में लिया तो आपने नारियों को जो है आज़ादी कर दिया। और हालांकि देखा जाए तो फेमिनिस्ट आप मान भी सकते हो, क्योंकि एजुकेशन की जो सिद्धांत थे उसमें भी उसने कहा था कि जो है नारियों को, यानी कि जो स्त्रियाँ हैं उनको जो है शिक्षा का उद्देश्य हो, शिक्षा जो है मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भैया जो है तुमने प्रॉपर्टी छीन ली, सब छीन ली, तो लोग काम ही क्या करेंगे यार, हैं? मतलब प्रॉपर्टी जब तुम दोगे ना तो मोटिवेशन क्या रहेगा कोई व्यक्ति के काम करने का? और तुम फैमिली से जो है छीन ले रहे हो, तो फैमिली जब छीन लोगे तो सोर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ से लाओगे? यानी कि जो इमोशनल होते हैं वो व्यक्ति तो मर जाएगा, यानी कि विदाउट इमोशन रहेगा, और जब विदाउट इमोशन रहेगा तो फिर जो है वो काम कर नहीं पाएगा। एक तो तुम उसका प्रॉपर्टी छीन ले रहे हो, एक तो उसका जो है इमोशन तुम बच्चों सब छीन ले रहे हो, तो फिर जो है ऐसा फिलोसफर किंग ज़िंदगी में ना काम करेगा, वो मरा हुआ लाश बन जाएगा और जो है किताबों में मर जाएगा। अगला अगर बात की जाए तो जो थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग थी, इसमें ये कहता है प्लेटो कि जो फिलोसफर किंग है वो एब्सोल्यूट पावर है, मतलब उस फिलोसफर किंग के ऊपर किसी का राज हो नहीं सकता है। मतलब ये है कि जो फिलोसफर किंग कह दिया वो शब्द जो हैं किताब से भी ऊंचे हैं। मतलब
मतलब ये कहना चाह रहा है कि किसी भी कोई भी जो फिलोसफर किंग है, जो राजा बना है, उसके बुद्धिमानी को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। मतलब कहने का ये है कि इट विल बी फुलिश टू लिमिट द एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन विद द बुक ऑफ मेडिसिन। कहना कभी ये चाह रहा है, प्लेटो ये कहना चाह रहा है कि एक किताब जो मेडिसिन की है उसको ज़्यादा तुम प्रेफर करोगे या एक प्रैक्टिकल जो डॉक्टर है उसको प्रेफर करोगे। जबकि जो फिलोसफर किंग है वो बहुत प्रैक्टिस करके आया, 50 साल की उम्र पूरी करके आया, सीख साख के आया। तो यानी कि जो फिलोसफर किंग है वो तुमसे ज़्यादा जानता है। तुम बुक को ला करके हमें ला की दुनिया का ज्ञान ना दो आ करके, हम जो बोलेंगे वही राइट होगा, ये कह रहा है प्लेटो। यानी कि प्लेटो जो है फिलोसफर किंग को जो है एब्सोल्यूट पावर दे रहा है। एब्सोल्यूट पावर का मतलब सर्वा, यानी कि जो है सभी प्रकार की जो शक्तियों का सोर्स है वो फिलोसफर किंग है। उसके बोले हुए शब्द संविधान से ऊपर हैं, लेकिन वो संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन और रिपब्लिक है उससे ऊपर नहीं है। अगर बात किया जाए तो प्लेटो का जो ये सब दुनिया का नौटंकी जो उसने खेला है, दुनिया का मतलब देखिए कितना बड़ा जाल उसने रचा है। मतलब ये जो बुद्धिमान बड़े बड़े लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, ये सब क्या करते हैं, बातों से जो है फंसाते हैं खेल। मतलब इनके पास ओरेटरी स्किल्स होती हैं। मतलब ये जो है इतना गोल गोल तुम्हें बातों के जाल में फंसाएंगे, दुनिया का ऐसा ऐसा लॉजिक देंगे, ऐसा ऐसा रीजन देंगे कि जो है जो एक मंद बुद्धि का आदमी होगा वो फट से फंस जाएगा जा करके। क्योंकि जो प्लेटो है, प्लेटो में स्पेल्स ऑफ प्लेटो है। स्पेल ऑफ प्लेटो का मतलब एक जादू है शब्दों में। और वो जो इस प्रकार से खेल खेला ना है कि किंगडम ऑफ गॉड, भगवान का दुनिया, फिर वहाँ से आइडिया लेकर आए, आइडिया बता तुम नहीं पाओगे, हम बताएंगे आकर के आइडिया। मतलब आइडिया के ऊपर देखिए पूरी रामायण उसने कर दी जा करके। मतलब हम जो कहेंगे वही सही है और तुम जो है कुछ ना जानते हो। क्योंकि किंगडम ऑफ आइडिया किंगडम ऑफ गॉड हम देख कर आए हैं, रियलिटी को हम ही अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि हम मैन ऑफ रीजन, तुम हो मैन ऑफ करेज, तुम हो मैन ऑफ एपेटाइट। मतलब देखो खेल कैसे खेला है। मतलब शक्ति जो है सत्ता को हासिल करने के लिए जो प्लेटो ने ये खेल गंदा खेला है, इसको हम कहते हैं स्पेल ऑफ प्लेटो। मतलब प्लेटो का जादू, मतलब प्लेटो के जो शब्दों का जादू है, समझे। दुनिया का जो है चिल्लाने भड़काने से नहीं कुछ होता है, शब्दों में खेल होता है। ये अगर सीखना है तो प्लेटो सीख लो। अगला अगर बात किया जाए, प्लेटो जो है वो लोगों को जो है डराता भी है। कैसे डराता है? प्लेटो कहता है कि फिलोसफर किंग है यूटोपिया, इन रियलिटी इट विल बिकम द रूल ऑफ टिरानी। मतलब कुछ लोग इसको प्लेटो को ऐसे भी क्रिटिसाइज करते हैं कि जो तुम ये कह रहे हो कि फिलोसफर किंग ये सब कुछ है, ऐसे तो एक दिन रूल ऑफ टिरानी बन जाएगा। मतलब सब एकदम जो है अंधकार सारे और छा जाएगा। साथ ही में जो इसका एकदम चेला था, मतलब जो है इसका शिष्य था, उसने अरिस्टोटल जिसका नाम जो है, जिसको आप कहते हो, जिसने पर्सनल और पब्लिक के बीच में डिफरेंस किया था कि राजनीति पर्सनल स्फीयर की चीज़ नहीं है, वो पब्लिक स्फीयर की चीज़ है। ये अरिस्टोटल आरोप इनके लगाता है कि एक राजा के शब्द इतने बड़े कैसे हो सकते हैं। मतलब ये तो डेमोक्रेटिक बातें नहीं हुई, ये तो जो है हिटलर वाली बात हो गई। हिटलर वाली मतलब ये तो तानाशाही की बात हो गई कि एक व्यक्ति के विचार इतने महान हैं कि वो जो है एजेस ऑफ विजडम पे भारी पड़ जाए। मतलब कहना ये चाह रहा है अरिस्टोटल, वो कह रहा है कि भैया तुम्हारा फिलोसफर किंग इतना विद्वान नहीं है, और भी फिलोसफर किंग हैं, उनका सबका ज्ञान एक फिलोसफर किंग पे भारी पड़ रहा है। मतलब कहने का ये है कि जो फिलोसफर किंग है वो जो है इतना विद्वान नहीं है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल का मतलब ये है कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था, उसमें थे तो 389 लोग, सबके सब विद्वान। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि किसी एक व्यक्ति ने कह दिया और जो है उसी की बात मान ली गई। वो कहे कि नहीं आई एम फिलोसफर किंग और मेरे ही सब सत्य हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ही पूरा संविधान बनाकर तैयार कर दिया। ऐसा को थोड़ी ना है। 389 लोग, जिसमें से 299 भारत के थे और बाकी बचे हुए पाकिस्तान भाग गए रहे, तो उन सभी लोगों ने जो है अपने एजेस दी थी, अपना जो है विजडम दिया था, अपना बुद्धिमानी कलेक्टिव विजडम था, कोई एक व्यक्ति ने थोड़े ना बना दिया था। यही तो जो है अरिस्टोटल आरोप लगा रहा है कि आप जो है रूल ऑफ टिरानी बनाना चाह रहे हो, आप टोटलिटरिज्म के सपोर्टर हो। मतलब आप जो है लोगों को दुनिया की रामायण काहे गढ़ रहे हो, क्योंकि जो है आप रूल फिलोसफर किंग को देना चाहते हो। दूसरा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अच्छा ये कि इसकी बात हो गई। अब प्लेटो का कुछ हम जो है क्रिटिसाइज यानी कि आलोचना भी देख लेते हैं। तो प्लेटो का आलोचना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था कार्ल पोपर। हालांकि पोपरलाल नहीं था, पोपर नाम था इसका। तो ये कार्ल पोपर इनके ऊपर आरोप लगाता है कि 2-4 ऐसे आदमी धरती पे पैदा हुए हैं जिन्होंने ओपन सोसाइटी के कट्टर दुश्मन थे, जिसमें से नाम लेते हैं प्लेटो का, हीगल का, कार्ल मार्क्स का। ये सब ओपन सोसाइटी के दुश्मन हैं, मतलब खुली सोसाइटी कोई पसंद ही नहीं करते हैं। इनको ऊपर आरोप लगाता है कौन? कार्ल पोपर। बड़ा से बड़ा क्रिटिक्स है इसका प्लेटो का ये कार्ल पोपर। जैसे ईगल का देख लो, ईगल कितना बड़ा ज्ञान देता है कि स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। मतलब स्टेट जो है भगवान का मार्च है धरती पे।
ये देखो हीगल कहता है। कार्ल मार्क्स का देख लो, कार्ल मार्क्स भी जो है ओपन सोसाइटी का दुश्मन है। वो रिवॉल्यूशन होने का आइडिया दुनिया का देता रहता है, एक्सप्लोटिव क्लास और क्लास स्ट्रगल, और दुनिया का जो है बगलोली करता रहता है। तो फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। ये कार्ल पॉपर जो है, इसके आर्गूमेंट जरा सुन लेते हैं। ये कार्ल पॉपर कहता है कि जो प्लेटो है ना, ये प्लेटो की बातों में मत आना, ये जो है स्पेल ऑफ प्लेटो के अंडर तुम आ जाते हो, मतलब प्लेटो के जादू के अंदर मत फंसना जा करके, क्योंकि प्लेटो जो है के जो विचार हैं वो ओपन सोसाइटी के कट्टर दुश्मन है, मतलब खुली सोसाइटी को पसंद ही नहीं प्लेटो करता है। और प्लेटो हिस्ट्री को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है कि वो पॉलिटिकल पर्पज को जो है वो सर्व करती रहे। ये हिस्टोरिसिज्म का भी आरोप लगाता है, साथ ही में होलिज्म का भी आरोप लगाता है। वो कहता है कि सैक्रिफाइस इंडिविजुअल इन द नेम ऑफ कलेक्टिविटी, मतलब आपने सभी के हित के लिए एक इंडिविजुअल को जो है आपने ज्ञान और दुनिया का जो है उसको सैक्रिफाइस का प्रतिमूर्ति बना करके उसको मतलब जो है झोंक दिया, मतलब उसको जो है एकदम तुमने 50 साल में जो है उसको फिलासफर किंग बनाया मरते मरते। अब वो बेचारा ज़िंदगी भर ये फिलासफरी करे बैठ करके, और उसको जो है आपने कलेक्टिव लोगों के लिए, यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए आपने एक व्यक्ति की बलि चढ़ा दी, और सैक्रिफाइस और दुनिया का जो है उसको टमगा तान दिया जा करके। होलिज्म का जो है आरोप लगाता है कार्ल पॉपर इनके ऊपर। पहला लगाया हिस्टोरिसिज्म का आरोप, दूसरा लगाया होलिज्म का आरोप, तीसरा आरोप लगाता है इसेंशियलिज्म का। इसेंशियलिज्म ये क्या होता है? प्लेटो हैज एस्टैब्लिश्ड दैट आइडिया इज सेंस फॉर्म एब्सोल्यूट रियलिटी, मतलब प्लेटो ने ऐसा फॉर्म किया था कि आइडिया ही अल्टीमेट रियलिटी है, और इसके लिए जो है प्लेटो ने इतनी सारी जो है रामायण दुनिया की गढ़ी हुई थी। और जबकि ऐसा कुछ नहीं है, आइडिया ही जो कुछ रियलिटी नहीं होती है। इससे बड़े बड़े विचारक भी बाद में आएंगे और दुनिया को बताएंगे कि आइडिया ही सब कुछ रियलिटी नहीं होती है। प्लेटो को पहला फेमिनिस्ट माना जाता है, ऐसे जो है कुछ बकलोल कहते हैं कि प्लेटो इज फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इज प्लेटो। अल्टीमेटली जो है लास्ट में आ जाते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए दुनिया का थाट जो है पूरी दुनिया ने सबने दिया, अपने अपने थाट दिए। प्लेटो का ऐसा कहा, प्लेटो ने वैसा कहा, लेकिन जो सबसे मेन आर्गूमेंट है वो मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगा कि वन कैन बी आइदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक, मतलब कोई व्यक्ति प्लेटो को मान तो सकता है, कोई व्यक्ति प्लेटो को नहीं भी मान सकता है, लेकिन प्लेटो को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। ये उसका सबसे बड़ा जो क्रिटिक्स था, यानी कि जो कार्ल पॉपर था, ये प्लेटो के बारे में कह रहा है। मतलब जो सबसे बड़ा आलोचना करने वाला जो प्लेटो का था कार्ल पॉपर, उसने अंत में ये बात कही कि आप प्लेटो को इग्नोर नहीं कर सकते हो, प्लेटो के विचारों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ही इज़ द वंडरफुल इंटेलेक्चुअल दैट एस्टैब्लिश द थ्योरी ऑफ आइडिया एंड थ्योरी ऑफ आइडल स्टैंड एंड वेल नोन फॉर द थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग एंड थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये सारी जो थ्योरियाँ थी मैंने आपको एक ही वीडियो में फटाफट अंदाज में कवर कर दी। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो बताएं, और ये भी बताएं अगला जो है पॉलिटिकल थॉट या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट या फिर कोई भी फिलॉसफी या वगैरह सब्जेक्ट हो, आप मैं कमेंट करके बताएं। मैं आपको बता दूं मेरे चैनल पे घंटों का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, उसको विजिट कीजिए जाकर, उसको देखिए जा करके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस प्रकार का कंटेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैले और एक ऐसे चैनल की ग्रोथ संभव हो सके। जल्दी मिलने के साथ, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।